हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि जोशी। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ जिप्स हॉस्पिटल अहमदाबाद में। तो आज हम लोग एक बच्चों के टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन। हम सब ये टर्म से वाकिफ़ हैं और हम सब जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया में जो मेंटल रिटार्डेशन फेस करते हैं, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। पर क्या हम इसके सारे पैरामीटर्स जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, संभालना चाहिए? तो उसके लिए मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक कॉमन प्रेजेंट टर्म है, मेंटल रिटार्डेशन एक पुराना टर्म था। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब कि इसमें दो पैरामीटर्स हैं, एक इंटेलेक्चुअल है और एक एडेप्टेशन है। तो दोनों ही पैरामीटर्स जाते हैं बच्चों में, इंटेलेक्चुअल कम हो जाता है और एडेप्टेशन भी नहीं रहता है या कम होता है। तो जो नॉर्मल बुद्धिआंक होना चाहिए बच्चों का, अगर उससे कम होता है तो हम उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो उसको हम कैसे विभाजित करते हैं या उसका कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसके अलग अलग IQ टेस्ट आते हैं जो हम बाद में बात करते हैं कि कैसे उसको विभाजित करते हैं। पहले हम बात करते हैं उसके कॉजेस के बारे में कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती कैसे है और क्यों होती है। तो 2-3 रीज़न है। अगर हम बात करें कि जेनेटिक फैक्टर्स, तो जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जो बहुत कॉमनली पाए गए हैं बच्चों में। एक है डाउन सिंड्रोम और दूसरा है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। तो ये 2 सिंड्रोम है जिसमें प्योरली इंटेलेक्चुअल डिसेबल ही चाइल्ड होता है। बचपन से ही पता रहता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है। दूसरा होता है कि प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल फैक्टर्स। तो अगर प्रेगनेंसी के पहले मदर को या माँ को कोई बीमारी हो जाए, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाना, जैसे कि रुबेला वायरस का इन्फेक्शन है, साइटोमेगालोवायरस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाता है, या तो वो कोई नशीली पदार्थ का सेवन करती है, या तो कोई और बीमारी हो जाती है, तो वो बच्चे को अंदर इफेक्ट करती है। तो उसकी वजह से भी चांसेस है कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो। दूसरा होता है कि ड्यूरिंग बर्थ अगर बच्चे का डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाता है, या तो अगर फोर्सेप्स डिलीवरी होता है या उसमें डिले होता है, बर्थ एस्फाक्सिया हो जाता है, मतलब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होना, सांस ठीक से नहीं ले पाना, तो उसकी वजह से भी बच्चों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। दूसरा है पोस्टनेटल फैक्टर्स। बच्चे के जन्म होने के बाद अगर बच्चे को ICU में रखना पड़े, मेकोनियम एस्पिरेशन हो जाता है, या तो अगर बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, बच्चे को सीजर आ गया, फेब्रिल सीजर आ गई, मिर्गी आ गई, खींच आ गई, तो उसकी वजह से भी कभी कभी बच्चों की बुद्धियाँ अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से उनको आगे की लाइफ में बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। तीसरा होता है कि कुछ बच्चे जन्म के बाद नॉर्मल होते हैं, जैसे कि उनका बर्थ हिस्ट्री नॉर्मल है, उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन जब वो स्कूल में जाते हैं उनका स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता है, तब भी आप टीचर्स बोलते हैं आपका बच्चा ठीक से नहीं लिख पाता है, नहीं बोल पाता है, या उसका ध्यान नहीं रहता है, उसका अडेप्टेशन कम है। तो अगर बाद में भी अडेप्टेशन कम हो तो वो फिर हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि उसका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कितना है। ये हो गया हमारा एडेप्टेशन। तीसरा होता है स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस, कि अगर बच्चों का स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस ही कम है, जैसे कि बच्चा पहले से ही पढ़ाई में कच्चा है, उसको समझ ही नहीं आता है कि इसमें क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या करना है, हम इसमें कैसे करें, या तो दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में उसको कम समझ आता है, तो भी ये एक इंडिकेशन है कि आपको उसका IQ टेस्ट कराना चाहिए। चौथा होता है कि कुछ सीवियर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग वाले जो बच्चे होते हैं, जिसको बोले कि सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है, तो उनका डेवलपमेंट ही डिले होता है। जैसा बच्चे का जन्म तो हो गया, लेकिन उसका चलना, बोलना, क्रोलिंग करना, बातें करना, लोगों के साथ एडजस्ट करना, सोशल डोमेन्स, उसके सारे बहुत ही वीक होते हैं। तो तभी पेरेंट्स समझ जाते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ये ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, ये ठीक से चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। तो उस टाइम पे जनरली हम या किसी पीडियाट्रिशियन को दिखा सकते हैं या किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। पांचवा एक डोमेन है सेल्फ केयर। बच्चे धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो खुद का ध्यान रखना वो सीखते हैं, जैसे हम उनको सिखाते हैं वो सीखते हैं, खुद से ब्रश करना, कपड़े पहनना, खुद से खाना, हर चीज़ खुद से करना। कुछ बच्चे होते हैं तो जो ठीक से
से नहीं कर पाते हैं, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जिनको बार बार सिखाना पड़ता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है टू डायग्नोज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये हमारे समहाउ कॉजेज हैं जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है या ऐसे सारे सिम्टम्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में पाए जाते हैं। तो अभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो है, तो हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे, IQ कितना है, कैसे उनको आगे रेफर करेंगे। तो एक होता है IQ टेस्ट, तो एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है टू डायग्नोज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसमें हम बच्चों की IQ टेस्टिंग करते हैं और उसको विभाजित करते हैं कि अगर इतना इतना है तो इसका इतना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो हमारा नॉर्मल IQ कितना होना चाहिए, तो 90 से 110 हमारा नॉर्मल IQ है। ये हम सबका कॉमन यही IQ। जब हम जन्म लेते हैं तो नॉर्मल IQ के साथ ही जन्म लेते हैं। IQ बढ़ नहीं सकता है लेकिन कम ज़रूर हो सकता है कुछ रीज़न की वजह से जो हमने बात की। तो अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन विभागीकरण के बारे में। तो नॉर्मल IQ हो गया 90 to 110। एक होता है बॉर्डरलाइन। बॉर्डरलाइन IQ मतलब 70 to 90। मतलब बॉर्डरलाइन बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल जैसे ही होते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ों में हमें दिक्कत आती है, जैसे कि पढ़ाई में थोड़ी कमी है, या तो ठीक से वो बात नहीं करते हैं, या तो उनका ध्यान थोड़ा कम रहता है। लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है कि वो कोप अप ना कर सके। उनको अगर हम थोड़ा चांस दें या थोड़े उनके रिमेडियल थेरापी दें या उनको थोड़े स्पीच थेरापी या उनके स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस पे हम ध्यान दें तो वो हमारे जैसे नॉर्मल या बाकी बच्चों जैसे वो नॉर्मल हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा आता है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो उसका एक रेशियो है 50 to 69। जिसके IQ 50 से 69 के बीच में आते हैं उसको हम माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो वैसे बच्चों का अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो वो 9 से 12 जितना पढ़े हुए बच्चे हैं उतना ही उनका IQ लेवल होता है। मतलब उनका बर्थ हिस्ट्री तो नॉर्मल है, डेवलपमेंट भी उनका अच्छा हुआ है, लेकिन आगे जाके उनको थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होने लगती है एडेप्टेशन में, समझने में, किसी से बात करने में, सोशल एनवायरनमेंट में थोड़ा थोड़ा उनको दिक्कत होने लगता है। लेकिन ऐसे बच्चों को भी अगर हम रिमेडियल थेरापी दें या स्पेशल स्कूलिंग दें, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स भी आते हैं, उनके लिए थेरापीज भी आती हैं, तो ये बच्चों को हम लोग अच्छा सिखा सकते हैं, बैक टू नॉर्मल धीरे धीरे ला सकते हैं। तो ये हमारा हो गया माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसके बाद आता है मॉडरेट। तो मॉडरेट में क्या होता है कि उसमें बुद्धिआंक रहता है 34 to 59। उसमें क्या रहता है कि ये जो बच्चे हैं वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं या ठीक से उनके डेवलपमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि चलना थोड़ा लेट सीखते हैं, बोलना कभी कभी लेट सीखते हैं, ठीक से बातें नहीं कर पाते हैं, या तो धीरे धीरे स्कोलास्टिक में भी वो डल होते जाते हैं, सोशली वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इनको माइल्ड से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कंपेयर टू माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये बच्चे तो पकड़ में आ ही जाते हैं तुरंत ही कि हाँ इनको थोड़ा प्रॉब्लम है। उस टाइम पे आप तुरंत ही किसी पीडियाट्रिशियन या साइकियाट्रिस्ट को मिलके उनका IQ टेस्ट करा सकते हैं। IQ टेस्टिंग के बाद हमको पता चलता है कि ये बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिसके अगर इनको इतना ही पता है या इतना ही समझ है तो उनकी समझ कैसे हम उसको एडजस्ट करें, उनको कैसे एडेप्ट करें, उनको क्या सिखाए कि वो हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट में, नॉर्मल सोशल लाइफ में वो सेट हो सके। तो ये हो गया हमारा मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। दूसरा एक आता है सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो सीवियर है मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। सीवियर वाले बच्चे हैं तो उनका IQ कितना होता है, उनका IQ 20 to 34 होता है। तो बहुत ही कम है। देखने के बाद ही तुरंत ही हमें पता चल जाता है कि इनका IQ कम है, इनको समझ कम आती है, उनका डेवलपमेंट हिस्ट्री भी बहुत डिलेड होता है, बर्थ हिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुए होते हैं, स्कूल में वो लोग कभी कभी जा ही नहीं पाते हैं, उतना अडेप्टेशन होता ही नहीं है उनका कि उनको स्कूल भेजें। तो ऐसे बच्चों को हम लोग स्पेशल स्कूल में ही रखते हैं, जितना उनसे हो सकता है उतना ही हम लोग उन्हें कराते हैं। तो ये हो गया हमारा सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। प्रोफाउंड होता है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, जिसमें IQ लेस देन 20 मतलब 20 से कम होता है। तो उसमें भी सेम ही है कि बच्चा देखने के बाद या तुरंत बाद ही पता चल जाता है कि उसको ज़्यादा ही मेंटल रिटार्डेशन है, ज़्यादा ही हद तक उसका इंटेलेक्चुअल और एडेप्टेशन दोनों फंक्शन रहे हैं। तो
ऐसे बच्चों को हम लोग थोड़ा बहुत कॉपरेशन करना सिखा सकते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना सिखा सकते हैं, पेरेंट्स को सपोर्टिव काउंसलिंग दे सकते हैं कि ऐसे बच्चों को क्या क्या सिखाए, कितना सिखा सकते हैं, उनकी लिमिटेशंस बता सकते हैं। तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जैसे हमने बात किया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्रिवेंटेबल है लेकिन ट्रीटेबल नहीं है। अगर हम थोड़ा बहुत ध्यान रखें प्रेगनेंसी में या पोस्टपार्टम या इनिशियली या बच्चों का थोड़ा बहुत अगर ध्यान रखें तो कुछ चीज़ें हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग ध्यान रखें तो इसको आगे आने से रोक सकते हैं। लेकिन एक बार जो बुद्धि बन जाती है उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को, जैसे कि गुस्सा, चिड़चिड़ाहटपन, अकेले अकेले बातें करना, कोई वहम करना, टेंट्रम थ्रो करना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, तो छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो हम लोग मेडिकेशन या दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो बुद्धि बनी हुई है उसको हम ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा सकते। जो है उसी को ही हमको एक्सेप्ट करना होता है और पेरेंट्स को भी हमको यही सलाह देनी होती है कि बच्चे का बुद्धि लेवल इतना ही है और ये इतने तक ही कर सकता है। उसको हम जितना बेस्ट दें उतना उसके लिए सही है। उसको जितना एडजस्ट करें एनवायरनमेंट में, लोगों के साथ सोशली, तो वो उसके लिए सही है। Thank you so much.